नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें हमारे माध्य, माध्यक और बहुलक ये 3 टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर। और वैसे तो देखिए माध्य एक तो अलग प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य होते हैं जिसमें समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्यक होते हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ समांतर माध्य है। इसके अलावा स्थिति संबंधी माध्य होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, माध्य और बहुलक। यानी गणितीय माध्यों में हम समांतर माध्य पढ़ेंगे और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यक और बहुलक दोनों पढ़ेंगे। तो समांतर माध्य या जिसको हम सिर्फ माध्य लिखेंगे, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों टॉपिक हैं। सबसे पहले हम माध्य से शुरुआत करते हैं। समांतर माध्य यह गणित में प्रयुक्त साधारण औसत ही है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़कर और उस संख्याओं का भाग दे दें। जैसे आपके पास 10 संख्याएं हैं तो 10 की 10 संख्याओं को जोड़ देंगे और 10 का भाग दे देंगे। 7 संख्याएं हैं तो सभी 7 संख्याओं को जोड़ देंगे और 7 का भाग दे देंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। सब आंकड़ों को जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। इसके लिए हम समांतर माध्य के लिए निशान हम लिखते हैं x बार। इसके ऊपर ये जो लाइन खींची हुई है इसको हम बार कहते हैं। सिग्मा xi बटे n, या फिर इसको हम सिग्मा xi बटे सिग्मा fi भी लिख सकते हैं। जो आगे आएगा वो दूसरे तरीके से है। सिग्मा xi बटे n, सिग्मा का मतलब है जोड़, यानी जितने भी x के मान हैं वो सब हम जोड़ देंगे और उसमें कुल संख्याओं का भाग दे देंगे बटे n। तो सिग्मा xi बटे n। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा देखिए, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, लेकिन बेसिक से शुरुआत करनी जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषयों में प्राप्तांक 62, 75, 73, 82, 91 और 67 है तो समांतर माध्य क्या होगा? तो हम क्या करेंगे समांतर माध्य के लिए? इन सब का जोड़ बटे कितने हैं ये? 6, तो बटे 6। सबको जोड़ने पर 450 आएगा। इसमें 6 का भाग देंगे तो 75 हमारा माध्य या समांतर माध्य आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी सा सवाल हो गया। अब दूसरे प्रकार का सवाल क्या बनता है कि एक कोई डिजिट गायब है और समांतर माध्य निकालना नहीं है, आपको दे रखा है कि ये जो 5 संख्याएं दे रखी हैं 3, 5, p, 10 और 8, और इनका समांतर माध्य दे रखा है 7, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य पहले ही दिया हुआ है 7, तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे और बटे में हमने लिख दिया 5 संख्याएं हैं तो 5, और बराबर क्या लिखेंगे? 7। बराबर 7 क्यों लिखा है? क्योंकि समांतर माध्य निकालना नहीं है, समांतर माध्य हमें दे रखा है। 5 को आप यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे, 7 से गुणा करेंगे। 5 यहाँ पर भाग में है तो यहाँ पर तिरछा गुणा हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। ये यहाँ पर 3, 5, p, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 10 18 और 8 26 और प्लस में p, तो यह आ जाएगा 26 प्लस p। और 5 यहाँ पर तिरछा गुणा हो गया तो 7 गुणा 5, 7 5 जो 35, ये 26 प्लस का है, ये दाएं पक्ष में ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। 35 में से 26 घटाएंगे तो p का मान आ जाएगा 9। ये सामान्य गणितीय प्रक्रियाएं हैं। अगला सवाल है, इस प्रकार का आ सकता है, एक फैक्ट्री के 20 कर्मचारियों का माध्य औसत वेतन या माध्य वेतन 12,000 रुपये है। एक अन्य कंपनी के 10 कर्मचारियों का माध्य वेतन 10,000 रुपये है। 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 कंपनियां हैं, किसी प्रकार से हो सकता है। दोनों कंपनियों के सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन क्या होगा? यानी एक कर्मचारी के कंपनी के कर्मचारियों का आपको माध्य या औसत वेतन दे रखा है, दूसरी कंपनी के कर्मचारियों का माध्य या औसत वेतन दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि दोनों कंपनियों का मिलाकर माध्य वेतन कितना बनेगा। तो आप पहली कंपनी के सारे कर्मचारियों का वेतन निकाल लें, दूसरी कंपनी के सारे कर्मचारियों का वेतन निकाल लें और उनको जोड़कर टोटल संख्या का भाग दे दें। तो पहली कंपनी में 20 कर्मचारी हैं, सबको महीने के 12,000 रुपये मिलते हैं। तो आप 20 को 12,000 से गुणा करेंगे तो सबके रुपए यानी सबको टोटल मिलाकर 2,40,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी कंपनी में 10 कर्मचारी हैं और प्रत्येक को 10,000 रुपये मिलते हैं। तो 10 को 10,000 से गुणा करेंगे तो सबको मिलाकर 1,00,000 रुपये हो गए। अब इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों का माध्य वेतन निकालना है। तो दोनों कंपनी के कर्मचारियों के सारा वेतन कितना हो गया? पहले का 2,40,000, दूसरी के सबका 1,00,000। तो इन दोनों को जोड़ दिया बटे कर्मचारियों की कुल संख्या। तो पहली कंपनी में तो 20 कर्मचारी हैं, दूसरी कंपनी में 10 हैं, तो नीचे आएगा 20 और 10 30। पहली कंपनी के सब कर्मचारियों का वेतन ये आ गया, दूसरी के सब कर्मचारियों का वेतन ये आ गया, तो इनको जोड़ दिया हमने। नीचे कर्मचारियों की संख्या 20 और 10 30 हो गई। तो 3,34,000 में आप 30 का भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 का यदि इसमें भाग देंगे तो 11,333.33 रुपये लगभग ये इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला एक सामान्य से इस प्रकार के ट्रिकी सवाल आ जाते हैं। संख्याओं के एक समूह का समांतर माध्य x है। समांतर माध्य निकालने पर x आ गया। यदि प्रत्येक संख्या को k से गुणा करें तो समांतर माध्य क्या होगा?
यदि समांतर माध्य में यदि आप प्रत्येक संख्या को जिस संख्या से गुणा करेंगे तो समांतर माध्य भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। समांतर माध्य x है और प्रत्येक संख्या को k से गुणा कर रहे हैं तो समांतर माध्य को भी आप k से गुणा करेंगे तो xk या kx, ये इसका उत्तर आ जाएगा। मान उदाहरण के लिए बताता हूँ मैं कि आपके पास संख्याएं हैं जैसे 2, 5, 7, 3, 2। यदि आप इन सब संख्याओं को किससे गुणा करें, एक जैसी संख्या से, मान लीजिए सबको 7 से गुणा करते हैं, इसको भी 7 से, थोड़ा मैं खुला लिख लेता हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं। आपके पास संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है और प्रश्न में दे दिया कि सबको 8 से गुणा कर दें तो समांतर माध्य पर कितना फर्क पड़ेगा। तो समांतर माध्य को भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको 8 से गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे, सब संख्याओं को यदि 8 से गुणा कर दिया जाता है और इनको आप समांतर माध्य निकालने के लिए जोड़ेंगे, नीचे संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। अब इन सब में से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा तो अंदर वही आएगा 2 + 3 + 5 + 7 और बटे 4। तो ये पूरा किससे गुणा हो गया है, 8 से, और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये आप याद ही रख ले कि यदि समांतर माध्य आपको दे रखा है और प्रत्येक संख्या को k से गुणा या 5 से गुणा, 10 से गुणा, n से गुणा किया जाता है तो समांतर माध्य के का पर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी उतने से ही गुणा हो जाएगा। समांतर माध्य x था तो kx हो जाएगा। यानी समांतर माध्य आपको दे दे 15 कि संख्याओं के एक समूह का समांतर माध्य 15 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा, तो आप समांतर माध्य को भी 5 से गुणा कर दें तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। जो भी समांतर माध्य है उसको उसी संख्या से गुणा कर दीजिए जो सभी संख्याओं से गुणा हो रही है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, इसका सूत्र ये है सिग्मा fi(xi) बटे सिग्मा fi। ये मैंने जो आपकी 10वीं कक्षा की किताब चलती है अभी एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग सूत्र लिखे हैं। कल्पित माध्य में, अभी देखिए कल्पित माध्य और पग विचलन के सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका सवाल ऑब्जेक्टिव में आपसे नहीं पूछा जाएगा तो हमें इसके फॉर्मूला याद रखने हैं। उसमें हम समांतर माध्य यानी कल्पित माध्य में से एक कल्पित माध्य एक संख्या मानते हैं और उसको सवाल में घटाते हैं तो सूत्र में वो जुड़ जाती है। तो इसका सूत्र बनता है a + सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। पग विचलन विधि में a प्लस ये गुणा में h हो जाएगा। h का मतलब है यहाँ पर वर्ग अंतराल, जो मैंने आपको बताया था ना 10 से 20, 20 से 30, इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर। ऐसे ही 5 से 10, 10 से 15 ऐसा हो तो कितने का अंतर होगा, 5 का, तो h का मान 5 हो जाएगा। तो a + h गुणा सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi। सिग्मा का निशान का मतलब ये आप याद रखें, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो ये 3 फॉर्मूला हैं, इन पर इन 2 पर आधारित सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाने हैं, बिल्कुल पूरी यही संभावना है क्योंकि बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, सूत्र याद रखने हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक तो इस प्रकार के हैं जहां पर वर्ग अंतराल नहीं है, एक में तो क्या होता है वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15 ऐसा सवाल, जो कि मैं अगला सवाल लूंगा। इसमें सीधा ही दे रखा है प्राप्तांक और छात्र संख्या। 6 नंबर लाने वाले 4 छात्र हैं, 7 नंबर लाने वाले 8 छात्र हैं, 8 नंबर लाने वाले 10 छात्र हैं, ऐसे। इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये पहला, ये तो इसको हम बोलते हैं x, और दूसरा होता है f, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, कितनी बार आए, यानी 6 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 4 ने, तो 4 बार आएगा ये, तो 4 लिख देंगे। 7 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किया, 8 बार, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 8 हो गई। तो सीधा क्या करना है आपको, पहला कॉलम xi का, दूसरा fi का, या सीधा ही x और f आप लिख सकते हैं, और तीसरा कॉलम आप लिखेंगे fx का, यानी पहले और दूसरे कॉलम को गुणा करना है। 6 को 4 से गुणा किया 24, 7 को 8 से गुणा किया 7 8 56, 8 को 10 से गुणा किया 8 10 80, 9 5 45 और 10 3 30, ऐसे। अब सिग्मा fi xi का मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका जोड़, fi xi वाले कॉलम का जोड़। fi xi वाले कॉलम को जोड़ दीजिए, 24 56 80 45 30 को आप जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 235। यहाँ मैंने लिख रखा है, ये जोड़ यहाँ पर भी लिख रखा है। और fi इसका अब सिग्मा लगाएंगे तो यानी fi का जोड़, तो fi वाले कॉलम में 4 8 10 5 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 30। सूत्र क्या है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, यानी fi xi वाले कॉलम का जोड़ कितना है 235 और fi वाले कॉलम का जोड़ कितना है 30, यानी आपको 235 में 30 का भाग देना है। 5 की टेबल में काट दीजिए, 5 6 का 30, ये देखिए 5 चौका 20, 5 7 35, 47 बटा 6, 47 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 7.83। यानी ये जो 2 कॉलम दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम को आपको गुणा करके एक नया कॉलम बनाना है, fx या fi xi। इस तीसरे कॉलम को जोड़ लीजिए, दूसरा कॉलम जो आपका बारंबारता का है उसको जोड़ लीजिए, और fi xi के जोड़ में fi के जोड़ का भाग दे दीजिए। तो ये बिल्कुल आसान है। अब देखिए इस प्रकार का दे रखा हो आपको, जिसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, तो आप इनके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे।
मैंने आपको बताया था ना वर्ग अंतराल का जो मिड पॉइंट आप कैसे ज्ञात करते हैं, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। मैंने आपको सूत्र भी लिखवाया था ना, निम्न सीमा पिछले वीडियो में, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 0 और 2, ये निम्न और ऊपरी सीमा को जोड़ दीजिए, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका आधा करना है यानी 2 का भाग देना है, 2 में 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा, ये यहाँ लिख दिया हमने। xi का कॉलम अलग बनाएंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिख दिया। 4 और 6 10, 10 का आधा कितना 5। अब आपको सबका करने की जरूरत नहीं है, इन सब में अंतर 2-2 का है, सब में कितने का है 10 से 12, 12 से 14, 8 से 10, 2-2 का, तो यहाँ भी 2-2 का अंतर चलेगा। 1 3 फिर 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ये xi बन गया। fi बारंबारता हमें दे रखी है 1 2 1 5, ये हमने लिख दी 1 2 1 5 6 2 3। fi xi मतलब पहले और दूसरे कॉलम को गुणा करना है, 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 3 39। अब क्या करना है, fi xi वाले कॉलम का जोड़ करना है, तो इसका मान क्या होगा सिग्मा, इसके आगे क्या लगाएंगे हम सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़, तो सिग्मा fi xi। इन सब को हमने जोड़ दिया 162 आ गया, इन सब को हमने जोड़ दिया fi वाले कॉलम को तो 20 आ गया, 162 में 20 का भाग दे देंगे। सूत्र क्या है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। 162 में 20 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8.1। भाग तो मैं समझता हूँ आप सबको देने आते हैं। तो ये दूसरा तरीके का सवाल हो गया। कल्पित माध्य वगैरह का सवाल बड़ा हमारे नहीं आएगा। अब देखिए इस प्रकार के सवाल, ये छोटे सवाल हैं और इसी प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बारंबारता बंटन वर्ग में वर्ग अंतराल 6 है, जो बीच का अंतर होता है ना, जैसे 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, वो 6 है, तथा मध्यमान 10 है। मध्यमान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, आपके पास है मान लीजिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसी कोई श्रेणी है। अब इसकी ये तो निम्न सीमा है, ये ऊपरी है, ये निम्न है, ये ऊपरी है, ये निम्न है, ये ऊपरी है। मध्यमान निकालना हो तो इसका मध्यमान कैसे, 5 और 10 15, 15 का में 2 का भाग देंगे, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यानी 5 + 10 बटे 2, 5 और 10 15 बटे 2, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आएगा। इसी प्रकार से 10 और 15 का मध्यमान कैसे निकालेंगे, 10 और 15 को जोड़ेंगे 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा, 12.5। तो ये मध्यमान होता है। तो यदि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और मध्यमान दिया गया है तो निम्न सीमा कैसे निकालते हैं, सीधा याद रखो, मध्यमान में से वर्ग अंतराल बटे 2 घटा दें। मध्यमान कितना है 10 और वर्ग अंतराल कितना दे रखा है हमें 6, तो 6 में 2 का भाग दे दो, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 10 में से 7 घटाएंगे, नहीं 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। निम्न सीमा, निम्न सीमा 7, तो ऊपरी कितनी होगी, अंतराल कितने का है 6 का, 7 और 6 13। ये इस प्रकार से वर्ग बन जाएगा। हमें तो यहाँ सिर्फ क्या पूछिए सवाल में, निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 7 बन गई। देखो दोबारा समझो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इरेजर का साइड थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। घबराने वाली इसमें कोई बात है नहीं, बिल्कुल सीधा सा हिसाब किताब है और इरेजर फिर भी छोटा रह गया। सीधा सा हिसाब किताब है। देखो निम्न सीमा कैसे निकालनी है, यदि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और मध्यमान दिया गया है तो निम्न सीमा या ऊपरी सीमा निकालने के 2 तरीके हैं। निम्न सीमा निकालनी हो तो आपको मध्यमान में से वर्ग अंतराल बटे 2 करना है। ऊपरी सीमा यदि आपको निकालनी हो तो आपको मध्यमान प्लस वर्ग अंतराल बटे 2 करना है। निम्न सीमा निकालनी हो तो माइनस लगाओ यहाँ, ऊपरी सीमा निकालनी है तो प्लस लगाओ यहाँ। मध्यमान 10 है, वर्ग अंतराल 6 है, तो 6 में 2 का भाग दिया 3, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आ जाएगी। ऐसे ही ऊपरी सीमा में यदि आपको निकालनी होती, इसी सवाल की ऊपरी सीमा निकालनी होती तो हम क्या करते, मध्यमान कितना है 10 प्लस ऊपरी सीमा नहीं वर्ग अंतराल कितना है 6, तो 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे 3, तो 10 + 3 = 13। यही तो आएगा इसका 7 और 13। इस कितने का अंतर है इसमें, 6 का, सवाल में दिया गया है 6 का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इनको करना है और इसके दोनों तरीके के एक एक सवाल मैं आपके जो टेस्ट पेपर है उसके अंदर डाल दूंगा ताकि आपका अभ्यास हो जाएगा। मध्यमान माइनस वर्ग अंतराल बटे 2, इससे निम्न सीमा निकल जाएगी। मध्यमान प्लस वर्ग अंतराल बटे 2 करेंगे तो ऊपरी सीमा निकल जाएगी। हालांकि वैसे जिसको गणित आती है तो उसको तो सूत्र की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही आइडिया लगा लेगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। अभी देखिए सवाल इस प्रकार का, किसी बारंबारता श्रेणी में वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा l है और मध्यमान m है, तो ऊपरी सीमा क्या होगी। ऊपरी सीमा कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सीधा से इसी से निकालो आप, l + m h है m नहीं
एल प्लस एच बटे 2। ये किसका सूत्र है? मध्यमान का। सीधा सा है, जैसे अंतराल आपका 40 से 50 है तो मध्यमान क्या होता है? 40 प्लस 50 बटे 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 45। इसी से सब निकलता है। तो मध्यमान यदि आपका m है, निम्न सीमा l है और ऊपरी सीमा h है, तो इससे आपको कुछ भी निकालना। जैसे इस सवाल में क्या दे रखा है? मध्यमान दे रखा है और निम्न सीमा दे रखी है, तो h का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? इसका 3 से गुणा कर दो। m को 2 से गुणा करेंगे 2m और बराबर क्या बच गया? l प्लस h। किसका मान निकालना है आपको? h का। h का मान निकालना तो l भी इधर ले आओ, तो 2m माइनस l बराबर h, यानी h का मान क्या आ गया? 2m माइनस l। यही लिखा है मैंने। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2 मतलब मध्यमान। अब इसमें से कोई भी आपको पूछ रखा हो, निम्न पूछ रखी हो, ऊपरी पूछ रखी हो, उसी के हिसाब से आप निकाल दो। ये तिरछा गुणा हो जाएगा 2, तो क्या जाएगा? 2m। यहाँ क्या बच गया? h प्लस l या l प्लस h लिख दो। यदि निम्न सीमा दी हुई है, ऊपरी निकालनी है, तो आप l को इधर ले जाओ, 2m, ये l प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का, बराबर कितना बच गया? h, तो ये h का मान आ जाएगा। ऊपरी सीमा 2m माइनस l। यदि सवाल ऐसा होता कि आपको ऊपरी सीमा दी गई है और निम्न निकालनी है, तो आप क्या करते? एल का मान निकालते, तो ये h इधर आ जाएगा, 2m माइनस h बराबर l। ये सामान्य गणितीय प्रक्रिया है, थोड़ा ध्यान दें आप। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स के विद्यार्थी ज्यादा है, उसी के हिसाब से देखिए। मध्यमान बराबर क्या होता है? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। इससे आपको मान निकालना है। सवाल में आपको मध्यमान m दे रखा है, निम्न सीमा l दे रखी है, तो ऊपरी सीमा ज्ञात करनी है, ऊपरी सीमा h हमें ज्ञात करनी है। आप क्या करो? इसको तिरछा गुणा कर दिया, m को 2 से गुणा किया, क्या आ गया? 2m बराबर क्या आ गया? l प्लस h। किसका मान निकालना है? ऊपरी सीमा h का। तो एक तरफ सिर्फ h रखो, सिर्फ h, बाकी दूसरी तरफ h रख लिया। ये l प्लस का है, इस तरफ ले आओ, क्या जाएगा? 2m माइनस l। बाई तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, किसी भी तरफ ले जाओ, बराबर से इधर उधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो h का मान आ गया 2m माइनस l। तो इसका ऑप्शन ये सी वाला राइट हो गया। तो इस हिसाब से आपको इन चीजों को समझना है। ऐसे सवाल आने की ज्यादा संभावना रहती है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ छोटा सा सवाल है कि वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में 20 किस में शामिल किया जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया सतत वर्ग अंतराल है, 10 से 20, 20 से 30, ये सतत वर्ग अंतराल है। जैसे यहाँ 20 है, यहाँ पे 20 से शुरू होगा, तो मैंने आपको बताया था 20 किस में शामिल होगा? अगले में शामिल होगा, पहले वाले में नहीं। ऊपरी सीमा वाला, जैसे ऊपरी सीमा इसकी 20 है, तो 20 आएगा, वो इसमें नहीं गिना जाएगा, अगले में गिना जाएगा। तो 10 से 20 और 20 से 30 में यदि आपको 20 लेना है, तो 20 कहाँ आएगा? अगले में आएगा, 20 से 30 वाले में आएगा, 10 से 20 में नहीं आएगा। तो लिख दिया 20 से 30 में। 10 बच्चों के 50 में से प्राप्तांक ये देखें, 43, 42, 38 सारे देखें। तो वर्ग अंतराल 35 से 40 में आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 35 से 40 में कितने बच्चे आएंगे? देखो 35 से 40 में एक तो 38 वाला आएगा, 40 वाला नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, 35 से 40, 40 से 45, तो 40 वाला 40 45 में आएगा, 35 40 में नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, 40 मत लेना आपको, 35 आएगा। 35 से 40 में 35 तो लिया जाएगा, निम्न सीमा वाला लिया जाएगा, ऊपरी सीमा वाला नहीं लिया जाएगा। तो 38 आ गया, 35 आ गया और एक 38 आ गया। तो कितने बच्चे आ गए? 3 आ गए, 35 38 38 वाले। तो ये आप निम्न सीमा ऊपरी सीमा वाला खेल थोड़ा सा ध्यान में रखें। ये देखिए इस प्रकार के सवाल, जिसमें आपकी बीजगणित भी आपको आनी चाहिए, ऐसा सवाल परीक्षा में आया हुआ है। यदि ABC का माध्य m है तथा AB प्लस BC प्लस CA का मान 0 है, तो A² B² C² का माध्य क्या होगा? m² 2m² 3m² या 5m²। इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, और इसलिए मैंने इसके नीचे बीजीय सरल सारी लिखी है। ABC का माध्य m है, माध्य निकालने का तरीका क्या है? 3 संख्याएं हैं तो तीनों को जोड़ दिया, 3 का भाग दे दिया, बराबर माध्य कितना है? m। 3 संख्याएं हैं A B और C, इनका माध्य m है, जोड़ने पर 3 का भाग देंगे तो माध्य आएगा बराबर m। इसको तिरछा गुणा कर दो। यहाँ पर A प्लस B प्लस C को 3m बराबर माना गया 3m, 3 को यहाँ से गुणा कर दिया ना, तो 3 को m से गुणा किया 3m, तो A प्लस B प्लस C बराबर 3m। अब हमें किसका माध्य निकालना है? A² B² C² का। अब बताओ A² B² C² का माध्य कैसे निकालेंगे? सामान्य तरीका बताओ, तीनों को जोड़ के, 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे, यानी हमारे पास A² B² C² बटे 3 आना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, कठिन सवाल की श्रेणी में आता है। A² प्लस B² प्लस C² बटे 3 कैसे आया? अब सीधा हमारे पास कोई तरीका है नहीं कि हम इसको m से कनेक्ट करें, तो हम क्या करेंगे? ये जो समीकरण है हमारी, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी तो हमारे पास स्क्वायर आएंगे, फिर हम आगे सोच पाएंगे। तो A प्लस B प्लस C और 3m का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया, दाएं पक्ष भी स्क्वायर कर दिया, यानी दोनों पक्षों में करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हैं। A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और उसको याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर क्या होती है? A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना होगा। ये बीजीय सरल समीकरण है, 7-8 जो सरल समीकरण होते हैं उसमें से 6 मैंने जो जरूरी है वो नीचे लिख रखी है, अभी दिखाता हूँ। और 3m का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो कितना होगा? 3 गुणा 3 2 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 और m की घाते 2 बराबर आ गया 9 m की घाते 2। ये देखिए A² प्लस B² प्लस C² तो है ही, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2AB 2BC और 2CA। सबसे मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2। अंदर क्या बच गया? पहले में बच गया AB, दूसरे में बच गया BC, तीसरे में CA। ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि इन सब में 2 था, वो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर AB प्लस BC प्लस CA ले लिया, काम आएगा, बराबर 9m² है। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि AB प्लस BC प्लस CA का मान 0 है। AB प्लस BC प्लस CA का मान 0, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 0। तो 2 के गुणा में यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो ये खत्म हो गया, यानी A² प्लस B² प्लस C² बराबर 9m² आ गया। अब हमें क्या निकालना है? A² B² C² का माध्य निकालना है। तो A² B² C² का माध्य निकालेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे, और कितने का भाग देंगे? 3 का। तो यहाँ बटे में 3 है ही नहीं, यहाँ बटे में 3 था ही नहीं, A² प्लस B² प्लस C² है ये, तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो दाएं पक्ष में क्या है? 9m²। यहाँ भी हमें 3 का भाग देना, इसको भूल जाओगे, दूसरा तरीका है। इसमें ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ तक आ जाओ आप, इसके नीचे वाली मत देखो, मैं इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूँ। इसके नीचे मत जाओ, जिसको मैं निशान लगा रहा हूँ वही देखो आप। A² प्लस B² प्लस C² बराबर 9m²। ये आ गया, यहाँ तक आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 को 0 से गुणा किया 0। अब हमें A² प्लस B² प्लस C² का क्या ज्ञात करना है बच्चों? यहाँ पर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए इसके बटे में कितना चाहिए? 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो माध्य निकालने का तरीका क्या है? तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, बराबर हमारे पास कितना है? 9m²। तो गणित में जो आप बाईं पक्ष में करते हैं वही दाईं पक्ष में करना पड़ेगा। तो 3 का भाग बाईं तरफ दिया है, तो 3 का भाग दाईं तरफ देना पड़ेगा, तो 3 कम 3 3 3 9। A² प्लस B² प्लस C² बटे 3 का मतलब हो गया, ये इसका माध्य है। तो इसका माध्य कितना आ गया? 3m²। यहाँ मैंने क्या किया कि ये जो 9m² है इसको मैंने लिख दिया 3 गुणा 3 3 9, और ये 3 गुणा में था, ये यहाँ में भाग में ले आया, तो ये इसका क्या बन गया? माध्य बन गया, और बराबर में क्या बच गया? 3m²। तो ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। फिर से बताना पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो देखते समय विद्यार्थी जरूर सोचते होंगे कि क्या कर दिया सर ने, थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर से बता देता हूं मैं। लिखा तो हुआ तो है हमारा, फिर से बताना ही है। या देखिए A प्लस B प्लस C का माध्य m है, प्रश्न देखिए माध्य m है तथा AB प्लस BC प्लस CA का मान 0 है, तो A² B² C² का माध्य क्या होगा? तो A B C का माध्य m है, माध्य निकालने का तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाई है कि A प्लस B प्लस C बटा संख्या कितनी है? ये 3 है, तो 3 का भाग बराबर m। ये 3 मैंने यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया, यहाँ पर बटे में है, दाईं तरफ यहाँ भाग में है, दाईं तरफ गुणा में चला जाएगा, तो A प्लस B प्लस C बराबर 3m आ गया। माध्य किसका निकालना है? A² B² C² का। तो इसके लिए हमें इसी में से कुछ निकालना पड़ेगा। A प्लस B प्लस C बराबर 3m का हमने कर दिया वर्ग, तो वर्ग बाईं और दाईं दोनों तरफ करना पड़ेगा। वर्ग करने का मतलब यहाँ भी घात 2 लगा दी और यहाँ भी घात 2 लगा दी। A प्लस B प्लस C की होल स्क्वायर, यानी इस पूरे के ऊपर घात 2 है, उसका सूत्र होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये याद रखना पड़ेगा, यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो इसमें उसमें आपको निश्चित रूप से इसकी जरूरत होगी।
अब प्रश्न में दे रखा है कि ए बी बी सी और सी ए इनका जोड़ 0 है, तो हमारे पास ए बी सी सी बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दो सब में से कॉमन आ गया, अंदर यहाँ ब्रैकेट लगा दो, दो सब में से बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका मान प्रश्न में दिया गया है 0, इसके स्थान पर हमने लिख दिया 0, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब फिर से बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य ज्ञात करना है प्रश्न में, देखो मध्य ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ के कितने का भाग देना पड़ेगा, 3 का, तो 3 था नहीं, यहाँ 3 लगाओगे तो दूसरी तरफ भी 3 लगाना पड़ेगा, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य, और 9m स्क्वायर में 3 का भाग दोगे तो 3 3 9, तो 3m स्क्वायर, ये इसका उत्तर आएगा। कठिन सवाल है और इस प्रकार के सवाल सारे नहीं आते परीक्षा में, सब सवालों में से 1-2 सवाल ऐसे आ जाते हैं तो थोड़े से जटिल होते हैं। तो ये सर्व समीकरण आप याद रखो, कहीं भी गणित में आपके काम आ सकती हैं। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए कोई रटने वैसे रटने वाली बात नहीं है। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब होगा इसको 2 बार गुणा करना है, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी, 2 बार गुणा करना है। गुणा करोगे तो क्या आएगा, पहले ए को ए से गुणा करेंगे ए की घात 2, फिर ए को बी से गुणा करोगे तो ए बी आ जाएगा प्लस का, फिर बी को ए से गुणा करेंगे तो बी ए, या बी को हम क्या लिख देंगे ए बी, फिर बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए बी कितना भी हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे कोई रटने वाली बात नहीं है, लेकिन आप याद रख लें, शॉर्ट में सवाल हो जाएंगे। ए प्लस बी की होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या बीच में 2ab लिख दो। ए माइनस बी की होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए प्लस ये बहुत बार काम आता है, गुणा ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को आप गुणा करके भी देखोगे तो यही आएगा, क्योंकि एक बार ए बी प्लस का आएगा, एक बार ए बी माइनस का आएगा, तो कट जाता है, तो यही बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ऐसा कोई भी सवाल देखो, आपको मान लीजिए देखो x प्लस 5 गुणा x माइनस 5, तो इसको आपको पूरे के गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम है, बीच में एक में प्लस है और एक में माइनस है और कुछ अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहली संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर, x की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर कितनी आ गई 25, उत्तर हो जाता है। तो ये सवालों के बीच में कई बार काम आ जाते हैं। ए प्लस बी की होल क्यूब, ये बीजगणित का है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि शायद मैंने बीजगणित का जो बहुपद था उसमें इसके बारे में नहीं बताया था। ए प्लस बी की होल क्यूब, तो ए प्लस बी की होल क्यूब को दो तरीके से आप लिख सकते हो, बात दोनों की एक ही है, ए की घात 3 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की घात 3 प्लस इन दोनों में से देखो 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab यहाँ से कॉमन ले लिया तो इसमें तो बच गया ए, आगे वाले में बच गया बी और प्लस बी की घात 3, देखो 3 आ गया बी आ गया, एक ए आ गया तो एक ए बच गया, 3 आ गया ए आ गया बी आ गया तो एक बी यहाँ पर बच गया। तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, एक ही बात है, और ऐसे ही एक माइनस वाला है, तो इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सर्व समीकरण पता नहीं किस सवाल में कहाँ काम आ जाती है। अब ये बात होगी माध्यक की, अगले वीडियो में हम माध्यक और बहुलक दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आसान है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।